हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर पढ़ लिया और अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन से हमारा क्या मतलब है कि वो किस चीज के लिए यूज हुआ, हमने किसी भी सेंटेंस को किस काम के लिए यूज किया है उसके अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो है सेंटेंस हमारे 6 टाइप के होते हैं। एक होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा हमारा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और पांचवा हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमारे पास 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? 5 प्रकार। एक असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा एक्सक्लामेटरी, पांचवा ऑप्टेटिव। तो इन सेंटेंस का क्या फंक्शन होता है, हम इस सेंटेंस का किस लिए यूज करते हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो इसको लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। तो हमने लिखा कि जो असर्टिव सेंटेंस है, पहले क्या पढ़ना है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। तो मान लो हम डेली जो बातचीत करते हैं किसी से, हम किसी से बातचीत किया और हमने किसी को बोला कि, हमने किसी को कहा कि आज मौसम का हाल ठीक लगा है, यह बुक अच्छी है, यह किताब बहुत सुंदर है। तो हम क्या बोल रहे हैं? हम किसी को कुछ बता रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, कुछ फैक्ट बता रहे हैं, या फिर हम अपना विचार बता रहे हैं कि हम, मेरा क्या, मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है, हमने अपना डिजायर बताया कि मेरा जो ओपिनियन है, जैसे हमने कहा कि ये चीज़ सुंदर लगता है, इसका मतलब क्या, ये मेरा ओपिनियन हो सकता है कि जो चीज़ हमको सुंदर लग रहा है वो किसी को नहीं लग रहा हो। या फिर हम किसी को बोले कि जो सूरज है कहाँ उगता है? पूरब में उगता था। हमने क्या किया? एक फैक्ट बताया। तो जो असर्टिव सेंटेंस है, इसका हम यूज करते हैं किसी फैक्ट को या फिर अपने ओपिनियन को या फिर अपने डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ऐसे सेंटेंस जिसका हम यूज करते हैं अब किसी फैक्ट को या किसी स्टेटमेंट को या फिर किसी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि इट इज अ स्टेटमेंट। इट इज अ स्टेटमेंट। दिख नहीं रहा है तो इससे मिटा देते हैं। assertive सेंटेंस। assertive सेंटेंस क्या है? मैंने कहा इट इज अ स्टेटमेंट। यह एक स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट है। ठीक। उसके बाद हमने कहा इट इज यूज्ड टू। इसको यूज किया जाता है। क्यों यूज करता है? यूज टू, इट इज यूज टू स्टेट। इसको यूज किया जाता है स्टेट कहने के लिए। क्या? इट इज यूज टू स्टेट अ फैक्ट। एक फैक्ट को इट इज यूज टू स्टेट अ फैक्ट। ओपिनियन, कि हमारा क्या विचार है। और डिजायर, कि हमारी क्या इच्छा है। तो इट इज अ स्टेटमेंट। ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। इट इज यूज टू स्टेट, बताने के लिए। क्या बताने के लिए? किसी फैक्ट को या जो हमारा ओपिनियन है उसको बताने के लिए, या फिर जो हमारी इच्छा है उसको बताने। जैसे हमने बोला कि आई वांट चॉकलेट, आई वांट आईफोन, तो ये हमारी डिजायर है। तो ये सब जो फैक्ट्स हैं, ओपिनियन है, डिजायर्स हैं, इसको बताने के लिए हम जो सेंटेंस यूज करते हैं, उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट, एक कथन है। तो ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप। एक होता है एफर्मेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है हमारा निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। तो ये जो
असर्टिव सेंटेंस है, इसके दो टाइप हैं, यानी कि हम दो टाइप नहीं बोल सकते हैं, दो कैटेगरी, दो कैटेगरी होते हैं, एक अफर्मेटिव, एक असर्टिव। तो जो अफर्मेटिव है इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें हम पॉजिटिव बात करते हैं, धनात्मक बात करते हैं, निगेटिव बात नहीं करते। जैसे हमने कहा, जिसे हमने एग्जाम्पल लिखा है कि आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूँ। ये क्या है? ये अपने डिजायर बताएं हमको ये पसंद है ये नहीं पसंद है, एक स्टेटमेंट हो गया, इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो क्या होगी? अफर्मेटिव सेंटेंस। असर्टिव में एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई डोंट लाइक टी, ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। हमने क्या समझा? जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो एक स्टेटमेंट होते हैं जिसको हम यूज करते हैं कोई फैक्ट, कोई ओपिनियन, कोई डिजायर को बताने के लिए। ठीक, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक असर्टिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस। और जो असर्टिव सेंटेंस में हम पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं, मतलब जो ऋणात्मक हो, जिसमें कोई निगेटिव बात नहीं होती, जैसे आई लाइक टी, आई वांट कार, आई लव दिस, आई डोंट। ठीक है, इसमें और इसमें क्या लिखते हैं? एक नेगेटिव सेंटेंस, आई डोंट लाइक टी, आई हेट दैट। इस प्रकार के जो नेगेटिव सेंटेंसेस है इसमें लिखते हैं। ठीक, तो हमको ये पता चल गया कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और इसका क्या यूज है। तो इसका यही फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है कि फैक्ट को बताने के लिए, ओपिनियन को बताने के लिए, हमारे डिजाइन को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। तो असर्टिव सेंटेंस हम लोग समझ गए। तो हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो दूसरा सेंटेंस हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? तो ये वो सेंटेंसेस हैं जिसको हम यूज करते हैं आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए। तो जब हम किसी को कुछ इंक्वायरी करते हैं, हमें किसी से कुछ जानना होता है, जैसे हम मान लो कि घर में कोई आदमी है, वो कहीं गया था, तब पूछे कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे। ये सब क्या है? क्वेश्चन है, उससे इंट्रोगेट कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। हम उसको कुछ बता नहीं रहे हैं। क्या हम उसको कुछ बता रहे हैं, कुछ स्टेट कर रहे? नहीं, हम उससे कुछ जानना चाह रहे हैं कि भाई तुम कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे। तो ये एक सवाल हो गया, हम उससे कुछ जानना चाह रहे हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यही सेंटेंस होते हैं। ये सेंटेंस क्या क्यों यूज किए जाते हैं? ये सेंटेंस यूज किए जाते हैं टू आस्क क्वेश्चन, टू आस्क क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं कि द सेंटेंस, द नहीं, अ सेंटेंस, अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू, इसको यूज किया जाता है, ये पैसिव में लिखा है, विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन is called interrogative sentence। जिसको हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं या फिर इंक्वायरी करने के लिए यूज करते हैं कि बताओ कि कहाँ गए थे, नहीं गए थे, इस प्रकार के सवाल पूछने के लिए जिसका हम यूज करते हैं। तो उस समय हम किसी को कुछ बता नहीं रहे होते हैं, हम किसी से कुछ जानना चाह रहे होते हैं, उससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हम किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं। तो जब हम किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन जब हम किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर कोई फैक्ट की बात कर रहे हैं या फिर अपने डिजायर को बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप के। पहला यस नो, आंसर टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक,
दूसरा WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, WH वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या फिर हम बोल सकते हैं WH वर्ड नहीं तो हम बोल सकते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं क्या कहा, तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, यस नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये जो यस नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें बस हम, अगर हम किसी से कुछ सवाल पूछें तो वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देगा। जैसे हमने किसी से पूछा क्या तुमने खाना खा लिया, बोलेगा हाँ ना। ठीक, बोलेगा कि तुम जगे हो, तो उससे आएगा हाँ या, उससे जवाब आएगा तुम पढ़ रहे हो, बोलेगा हाँ। तो जिसमें सिर्फ यस नो में आंसर दिया जाए, जिसमें सिर्फ यस नो में आंसर आए, उसको हम बोलते हैं यस नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक होता है क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम जो हमारा लिसनर है जिसको हम इंट्रोगेट कर रहे हैं उससे हम कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, सिर्फ यस नो नहीं, उससे आगे भी कुछ जानना चाहते हैं। जैसे हमने कहा कि तुम पढ़ रहे हो, लड़का क्या तुम पढ़ रहे हो, ठीक ये हो गया। हम पूछे तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो सिर्फ यस नो नहीं बोलेगा, उसको बताएगा मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, तो उसको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना पड़ा। ये जो WH क्वेश्चन टाइप आंसर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमको WH वर्ड यूज करते हैं। WH वर्ड से हमारा क्या मतलब है, व्हाट है, वेयर है, हाउ है, ऐसा वर्ड यूज करते हैं। ठीक, तो इसको समझते हैं फिर से। क्या कहा, सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हमने समझा। अब यस नो आंसर टाइप होते हैं, ये भी हमने समझा। तो अब यस नो आंसर टाइप क्या होता है, यस नो आंसर टाइप, तो यस नो आंसर टाइप, here answer is given by just yes या no word। ठीक, दूसरा क्या है, it starts with, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं यस नो आंसर टाइप स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड्स, या हम बोल सकते हैं इट स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक, जैसे हम इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, हमें लिखा कि हैज ही गॉन, क्या हुआ, चला गया, पहला एग्जांपल। हम पूछ रहे हैं क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू स्टडीइंग, क्या तुम पढ़ रहे हो। ठीक, तो ये सब जो सेंटेंसेस है हमने किससे शुरुआत किया है, हेल्पिंग वर्ब से। ये सारी हमारी यस नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। ठीक ठीक, तो ये सब जो हमने लिखा है ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अगर हम किसी से पूछे हैज ही गॉन, तो क्या जवाब देगा, यस यू नो। अगर वो चला गया होगा तो बोलेगा यस, अगर नहीं गया होगा तो बोलेगा नो। हम किसी से पूछे आर यू स्टडीइंग, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो बोलेगा, अगर वो पढ़ रहा है बोलेगा यस, अगर नहीं पढ़ रहा है तो बोलेगा नो। ये हो गई हमारे यस नो आंसर टाइप, जिसका शुरुआत जो है इससे होता है हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है हमारा, मेन वर्ब है। ये क्या है हमारा, मेन वर्ब है। ठीक, तो ये हमने समझ लिया कि यस नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है।
हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहा हमने? क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिटा रहे हैं हम। Here we use WH family word before helping verb। हेल्पिंग वर्ब से पहले हम WH फैमिली वर्ड यूज करते हैं। वो क्या है WH फैमिली वर्ड? जैसे हमारे हो गए हु, whom, what, where, when, how, which, ये सब हमारे क्या है? WH फैमिली वर्ड। तो इन सारे वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं किसमें? क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। दूसरा, हम लोग WH फैमिली वर्ड क्यों यूज करते हैं? तो ये क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस तब यूज होता है, कब यूज करते हैं? व्हेन वी वांट डिटेल इंफॉर्मेशन। डिटेल इंफॉर्मेशन, हमको जब डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तब हम यूज करते हैं। हम सिर्फ यस नो का आंसर नहीं चाहिए, गया कि नहीं, हम ये जानना चाहते हैं अगर गया तो क्यों गया, गया तो कहाँ गया, गया तो कैसे गया, कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। तो जगह नहीं है, पहले इसको लिखिए। तो जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ हो जाएगा, जैसे हमने पुराना सेंटेंस था कि हैज ही गॉन। ठीक, ऐसा था। अब मान लो हम जानना चाहते हैं कि वह कैसे गया, हम जानने का तरीका जानना चाहते हैं। तो जिस के रिलेटेड हमको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, उसी प्रकार का हम WH वर्ड यूज करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से गया, हम बोलेंगे हाउ हैज ही गॉन। यहाँ हम जानना चाह रहे हैं कि जाने का जो तरीका है वो कैसा है, हम जानना चाहते हैं मैनर, हाउ ही हैज गॉन। तो हमने हाउ वर्ड का यूज किया, बट इसको मिटा रहे हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वह गया, वह गया, ये तो सही है कि वह गया, वह गया, ये सही है, वह गया, ये बात सही है, बट हम ये जानना चाहते हैं वो गया तो कब गया। तो हम टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो हमने व्हेन वर्ड का यूज किया कि व्हेन हैज ही गॉन, वह गया तो कब गया। हमको टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन था। हैज क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से पहले हमने क्वेश्चन वर्ड यूज किया। जैसे ही हमने लिखा है कि कहाँ लिखा है, बिफोर हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, वी यूज WH फैमिली वर्ड बिफोर हेल्पिंग वर्ब, हमने यूज किया। ये हमारा हेल्पिंग वर्ड था, ये WH फैमिली का वर्ड है। हमको टाइम से रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे हमने कहा हैज ही गॉन, तो बोलेगा यस। अगर हम उससे ये पूछे व्हेन हैज ही गॉन, तो बोलेगा ही हैज गॉन एट 7 o'clock 10 o'clock, तो हमको फर्दर डिटेल मिला। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि मान लो वो गया तो कहाँ गया, हम बोलेंगे वेयर हैज ही गॉन। हमने कहा वह कहाँ गया। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि मान लो कि वह गया, ये तो सही है वो गया, बट अगर वो गया तो क्यों गया, हमको ये जानना है। व्हाई हैज ही गॉन। तो ये जो WH वर्ड हमने सब जगह अलग अलग यूज किया है। तो हमको जिस प्रकार का डिटेल हम जानना चाहते हैं, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि उसका जाने का तरीका क्या था, कैसे गया, बाइक से गया,
बाइसिकल से गया, बस से गया, कार। हम पूछे हाउ हैज ही गॉन, बोलेगा ही हैज गॉन वाया बस, ही हैज गॉन वाया बाइसिकल, ही हैज गॉन वाया ट्रक। इस प्रकार से आंसर आएगा। तो हमने जाने का मैनर जाना, किस तरीके से गया। अब हम पूछिए व्हेन हैज ही गॉन, बोलेगा ही हैज गॉन एट 10 o'clock, तो इसमें हमको टाइम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिला। तो हमको टाइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हेन यूज करेंगे। अब हमको प्लेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वेयर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। कहेंगे वेयर हैज ही गॉन, तो वह गया तो कहाँ गया। हम बोलेगा ही हैज गॉन टू जयपुर, ही हैज गॉन टू दिल्ली। इस प्रकार से वाई हैज ही गॉन, तो हमने पूछा कि गया तो क्यों गया, तो बोलेगा बिकॉज ही वांट शायद चॉकलेट, ही वांट अ बाइक। तो उससे जाने का हमने रीजन बताया। अगर हम चाहते हैं कि रीजन हमको बताए, हम क्या जानना चाहते हैं, रीजन। हाउ यूज फॉर मैनर, इसको हम यूज करते हैं मैनर से। गया तो किस तरीके से यूज गया, यूज टू नो रीजन। तो हम रीजन जानना चाहते हैं कि कोई एक्शन हुआ तो उसका रीजन क्या है। इसका हम यूज करते हैं यूज टू नो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्लेस। हम प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वेयर यूज करेंगे। यूज टू नो टाइम, हम अगर टाइम के बारे में जानना चाहते हैं वो कब गया था, व्हेन यूज करेंगे। तो हमको जिस प्रकार का इंफॉर्मेशन चाहिए, टाइम से रिलेटेड चाहिए तो व्हेन, प्लेस से रिलेटेड चाहिए तो वेयर, हमको जाने का रीजन जानना है तो वाई, और हम उसका जाने का तरीका जानना है तो हाउ का यूज करेंगे। तो हमने ये देखा कि यस नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि WH क्वेश्चन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया होगा, लिख लीजिएगा पॉज करके। हमने कहा अब हम जानना चाहते हैं तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस ये क्या है, तो ये वो सेंटेंस है जिसका हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, किसी को डायरेक्टली ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ सेंटेंस दैट इज यूज टू गिव कमांड, किसी को कमांड देने के लिए। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस है जिसको हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, किसी को डायरेक्ट कमांड देना हो, मतलब 1 to 1 डायरेक्ट, किसी को डायरेक्ट कमांड देने के लिए, या फिर किसी को डायरेक्ट रिक्वेस्ट करने के लिए, या फिर किसी को डायरेक्ट ऑर्डर देने के लिए। तो ऐसे सेंटेंस जिसको हम किसी को डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक, हमने क्या कहा, a sentence that is used to give डायरेक्ट। यहाँ जो वर्ड डायरेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट है। ठीक है, यूज दैट यूज टू गिव डायरेक्ट कमांड्स, किसी को डायरेक्ट कमांड देने के लिए, डायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए। एडवाइस और इंस्ट्रक्शन। तो ये सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसका हम यूज करते हैं टू गिव डायरेक्ट कमांड्स, डायरेक्ट टू गिव डायरेक्ट कमांड, किसी को डायरेक्ट कमांड देने के लिए, या फिर किसी को कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए, या फिर किसी को कुछ ऑर्डर करने के लिए,
या फिर किसी को कुछ सलाह देने के लिए या फिर किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो ऐसे सेंटेंस जिसको हमने यूज किया होगा किसी को कुछ ऑर्डर देने के लिए या फिर किसी को कुछ एडवाइस देने के लिए या फिर किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए, लेकिन वो डायरेक्ट होना चाहिए। जैसे हमने कहा यू स्टैंड अप, कम हेयर, गो देयर, तो हम लोग जिसको बोल रहे हैं यानी कि जो हमारा लिसनर है वो हमारे सामने है, इनडायरेक्ट नहीं। जैसे मैंने उसको बोला, उसने उसको बोला, तो जो डायरेक्ट ऑर्डर है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे सेंटेंस जो किसी को डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट देने के लिए यूज किया जाए उसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं मतलब जब हम किसी को ऑर्डर कर रहे होंगे, मान लो हम किसी को कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, तो किसको करेंगे, हम उसी को डायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट कर पाएंगे जो मेरा लिसनर हो। ऐसा थोड़ी कि मान लो मेरे जो सामने है या फिर जो मेरा लिसनर है हम उसी को नहीं बोलेंगे यहाँ आओ अच्छे से पढ़ो। अब कोई थर्ड पर्सन है जो मेरे सामने है ही नहीं, क्या हम उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? मतलब अगर वो हमको नहीं सुन रहा है, अगर वो मेरा लिसनर नहीं है, मैं यहाँ अगर कुछ बोलूँ कि तुम अपना ख्याल रखना, अब हम मेरे सामने कोई है ही नहीं, मेरा ऑर्डर कौन मानेगा? तो मतलब अगर हम किसी को एडवाइस कर रहे होंगे, रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, तो वो मेरा लिसनर ही होगा, हम किसी थर्ड पर्सन को ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। तो हमको क्या पता चला कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इसका जो सब्जेक्ट होता है इट्स सब्जेक्ट इज ऑलवेज लिसनर। लिसनर मतलब जो सुनने वाला है। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसका जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, लिसनर होता है, ठीक। क्योंकि हम डायरेक्ट ऑर्डर या कमांड, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन हम अपने लिसनर को ही दे सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकते। तो क्या पता चला, इसका सब्जेक्ट जो है हमेशा लिसनर होता है, ठीक। और हमारे जो ग्रामर है, लिसनर के लिए एक ही प्रोनाउन है, लिसनर के लिए एक ही प्रोनाउन है। इन ग्रामर there is only one pronoun that is used for listener। वो क्या है? एक ही प्रोनाउन है जो लिसनर के लिए यूज होता है, जो है हमारा यू। तो जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसका जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू ही होता है, हमेशा यू ही होता है। अब चूंकि इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू ही होता है, लिसनर ही होता है, इसलिए जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें कभी सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। जैसे आपने सुना होगा, हम बोलते हैं कम है, इसमें हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का शुरुआत हमेशा वर्ब से ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है कि वो यू ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। अब हमको सबको पता है कि यू ही होगा, लिखने की क्या जरूरत है, ऑलवेज यू है। इस वक्त गो देयर, वर्क वेरी हार्ड, ये सब जो वर्ड है हमेशा किससे स्टार्ट हो रहे हैं, वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन ग्रामर देयर इज ओनली वन प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर लिसनर, जो कि क्या है, यू है। इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं। तो इसलिए तो हमने यहां से लिख रहा है, सो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ वर्ब, इसलिए ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। एंड वी डोंट राइट सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं बिकॉज इट इज अंडरस्टूड, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड। ये अंडरस्टूड होता है कि इसका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, यू ही होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता, इसलिए हम इसका सब्जेक्ट लिखते ही नहीं है। ये हो गए हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस का, इसका क्या लक्षण क्रम होगा, इसका हम क्यों यूज करते हैं। इसको हम यूज करते हैं डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस के लिए। तो इसमें हम पता चला कि इसमें हम क्या नहीं लिखते हैं, सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं?
क्योंकि इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, जो कि अंडरस्टूड होता है। क्योंकि हम किसी को डायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस अगर कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, लिसनर ही हो सकता है, और लिसनर के लिए हमारे पास पूरे ग्रामर में एक ही प्रोनाउन है जो कि यू। इसका सब्जेक्ट हमेशा यू ही होता है, इसलिए इसको लिखा बोला नहीं जाता है। जैसे हम बोले गो होम नाउ, ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। फetch me a glass of water, एक गिलास पानी लाओ। हमने किसी को इंस्ट्रक्ट किया, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो। ये सब सारे, इसमें हमने किसी में सब्जेक्ट नहीं लिखा है, किसी भी सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा है। ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। इसका सेंटेंस हमेशा क्या होता है, जो सब्जेक्ट है। यहाँ लिखे यू गो होम, यू फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यू वर्क हार्ड। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट हमेशा यू 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 है, ठीक। तो हमने इंपेरेटिव सेंटेंस भी समझ लिया, इंपेरेटिव सेंटेंस भी समझ लिया। हमने किसी को यहाँ क्या करें, हम क्या करें, किसी को डायरेक्ट कमांड दे रहे हैं, या फिर किसी को डायरेक्ट यहाँ क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम किसी को क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। या हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, या फिर हो सकता है हम गो होम नाउ एडवाइस दे रहे हो। तो ये हमारे हो गए इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये बात हम लोग समझ गए। अब हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा सेंटेंस, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, अगर हमसे कोई पूछे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, आप क्या बोलोगे, सोच के बताओ, सोच के बताओ। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, तो ये बेसिकली क्या होता है, सडन एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स। क्या होते हैं, सडन एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग। ये है सडन एक्सप्रेशन ऑफ, सडन एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स। जो हमारी भावनाएं हैं उसके सडन एक्सप्रेशंस को ही क्या है, हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हम ये बोल सकते हैं कि जो, जैसे हमें कुछ चोट लगा, जैसे हमको मान लो कुछ चोट लगा, तो ये जो साउंड निकला आह, आह, ये क्या है, सडन एक्सप्रेशन है। जैसे अचानक चोट लगा, ये अचानक से फीलिंग आया, ये हुआ। जैसे मान लो एकदम अभी मान लो मैच चल रहा था और इंडिया मैच जीत गया, लास्ट बॉल पे अभी वन द मैच, तो यहाँ हम कहते हैं जो सडन जो एक्सप्रेशन निकाला हमारा, ये जो सडन एक्सप्रेशन है, यही क्या है हमारा एक्सक्लेमेट। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम अपने सडन एक्सप्रेशन ऑफ, हो सकता है सॉरो, जैसे आह, ये क्या है, इसमें सॉरो है, दुख है। और जो एक्साइटमेंट हुआ, जैसे इंडिया मैच जीत गया, मतलब घूर रहे थे, वो एक्साइटमेंट। फिर सरप्राइज, हमने किसी चीज को देखा और सरप्राइज क्या, जैसे मान लो हम पहाड़ी पे घूमने गए और वहाँ का जो नज़ारा था देखने के बाद अचंभित हो गए, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया सरप्राइज का, ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन हो गया। तो ये हमारे जो एक्सक्लेमेशन है, हमारे सर्टेन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो हम सेंटेंस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमें क्या कहा, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, used to express strong इमोशन। जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है, चाहे सडन एक्सप्रेशन है, स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ जॉय, सोरो यानी दुख, या फिर सरप्राइज और
एक्साइटमेंट और एक्साइटमेंट। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जिसको हम यूज करते हैं। क्या क्यों यूज करते हैं? जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है हमारा, जिसका खुशी का या फिर दुख का या फिर कोई सरप्राइज हो गया, आश्चर्य हो गया, कोई फिर जो एक्साइटमेंट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो हमारे पास इसका कुछ एग्जाम्पल है कि नहीं? तो ये जो हमारी कुछ हमारे एक्सक्लेमेशन, ये जो वर्ड है, जैसे हम बोलते हैं ओह, या फिर हम बोलते हैं हुर्रे, हम बोलते हैं अलास, क्या बोलते हैं? अलास। या फिर हम बोलते हैं, ये सब तो इंटरजेक्शन है, तो इसको यहाँ हम बोलते हैं, क्या बोले? हम बोले हुर्रे, क्या बोले? हुर्रे, वी वन द मैच, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये क्या है? इसमें हमने क्या यूज किया? क्या यूज किया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम लोग क्यों यूज करते हैं? हमारे जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं या फिर सडन एक्सप्रेशन ऑफ हमारी जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो जैसे इंडिया मैच जीता, हम लोग क्या हो गए? एक्साइटमेंट, तो यहाँ अपने एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये जो हमारी कुछ वर्ड है, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं? इंटरजेक्शन। ठीक, वी यूज इंटरजेक्शन इन इट। ठीक, हम इसमें इंटरजेक्शन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इंटरजेक्शन। हमने यहाँ मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन यूज किया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम दोनों जगह मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। क्योंकि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन देना होता है कि हमने जो सरप्राइज है, हमारा जो इमोशन है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो सडन एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स है, तो इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, एक्सक्लेमेशन का पंक्चुएशन मार्क यूज होता है। इसमें क्या यूज होता है? इसमें यूज होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्यों यूज होता है? इंटरजेक्शन क्या है? is a word that express sudden expressions of our feelings। तो इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं सडन एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग, जो हमारा जो सडन एक्सप्रेशन है फीलिंग्स का उसको एक्सप्रेस करता है इंटरजेक्शन। तो यही जो वर्ड है इंटरजेक्शन है, इस वर्ड को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताता है। अगर हम ये वर्ड ना लिखे होते हुर्रे और ये मिटा देते, हम फुल स्टॉप लिख देते, हम लिखते वी वन द मैच, तो ये सिंपल असर्टिव सेंटेंस हो जाता। अगर हम सिर्फ इतना लिखें, अगर हम सिर्फ इतना लिखें वी वन द मैच, यही सेंटेंस क्या हो गया? एक असर्टिव सेंटेंस हो गया, एक फैक्ट हो गया। हम बस स्टेट कर रहे हैं कि हमने मैच जीत लिया। बस इसी स्टेटमेंट को अगर हम इंटरजेक्शन वर्ड जो कि सडन एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग उसके साथ यूज करें, यही वर्ड क्या बन गए? यही सेंटेंस क्या बन गए? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, ये हो गया। तो हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। हम क्या पढ़ेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? पॉज करके लिख लीजिएगा।
तो क्या बोल सकते हैं, इट इज अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस क्या, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस a wish, a it is used to express a wish, prayer, greeting और क्या क्या ब्लेसिंग, ब्लेसिंग। तो ये वो सेंटेंस है जिसको थ्रू हम मान लो किसी को वेलकम कर रहे हैं, जैसे हम बोले यू आर वेलकम, ठीक। जैसे हम बोले मे यू गेट सक्सेस, या फिर हम बोले आई विश आई हैड ए कार। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें या तो हम अपने विशेष को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर हमने बोला कि मे यू गॉट सक्सेस, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रेयर, या फिर हम बोल सकते हैं हम ऐसा चाहते हैं, उसी को ब्लिस कर रहे हैं, मे यू गेट सक्सेस। ग्रीटिंग हम क्या बोल रहे हैं, यू आर वेलकम। तो यू आर वेलकम जो अगर हम किसी को बोलें, या फिर हम बोले मे यू गॉट सक्सेस, या फिर बोले आई विश ऐड है, आई जब कुछ एग्जाम्पल लिख ही लेते हैं। तो ये हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, हम दोनों लिख सकते हैं, मार्क एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं इसमें, या फिर फुल स्टॉप भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखे मे आई गेट अ कार, या फिर हम लिखे यू आर वेलकम, या फिर हम लिखे आई विश आई हैड अ कार, या फिर हम लिखे यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, गॉड ब्लेस यू, या फिर अगर हम ये भी लिख सकते हैं गॉड ब्लेस यू माय सन, ऐसा भी लिखा जाता है। लॉन्ग लिव इंडिया, आई विश आई हैड अ कार। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, तो इस सारे सेंटेंसेस इसके थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, किसी को ग्रीट कर रहे हैं, किसी को हम ग्रीट कर रहे हैं। आई विश आई हैड ए कार, आई विश आई हैड ए कार, इसके थ्रू हम क्या करें, एक्सप्रेस कर रहे हैं विशेष को, एक्सप्रेस कर रहे हैं विशेष को। मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड, हम किसी को ब्लिस कर रहे होंगे, हम किसी को ब्लिस कर रहे होंगे, तुम सफल हो जाओ। गॉड ब्लेस यू, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, ब्लिस कर रहे हैं। लॉन्ग लिव इंडिया, विश कर रहे थे। ये सारे जो सारे हमें सेंटेंस लिखे हैं, ये सब क्या है, या तो हम किसी सेंटेंस में विशेष कर रहे हैं, या फिर किसी सेंटेंस में किसी को ब्लिस कर रहे हैं, या फिर हम किसी को ग्रीट कर रहे हैं। तो ये हमको अगर हम मान लो अभी तक जो हम सेंटेंसेस पढ़े हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस क्या था, एक स्टेटमेंट था, तो क्या इस सेंटेंस में हम किसी को कोई कुछ स्टेट कर रहे हैं, या फिर हम किसी को कुछ फैक्ट बता रहे हैं कि मे आई गेट ए कार, क्या कोई फैक्ट है, नहीं, हम अपने विशेष को एक्सप्रेस कर, या फिर हम बोले यू आर वेलकम, तो यह कोई फैक्ट है, या फिर हम किसी से कुछ पूछना चाह रहे हैं, यानी किसी को क्या हम इंट्रोगेट कर रहे हैं, नहीं, क्या हम किसी को कुछ कमांड दे रहे हैं, नहीं, या फिर ये हमारा सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग है, नहीं। तो क्या है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये हम किसी को यहाँ ग्रीट कर रहे हैं, यहाँ अपने विशेष को बता रहे हैं, हम किसी को ब्लिस कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसके थ्रू हम किसी को ब्लिस कर रहे हैं, या फिर किसी को ग्रीट करें, या फिर किसी अपने विशेष को एक्सप्रेस करें, उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत फ्रेज, कि फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। हमने कहा जो फ्रेज है, जो फ्रेज है वो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, फ्रेज क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि एक ग्रामेटिकल यूनिट की तरह काम कर रहा होता है। ग्रामेटिकल यूनिट से हमारा क्या मतलब है, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो कि या तो किसी नाउन की तरह काम कर रहा होगा, या फिर वर्ब की तरह काम कर, एक सिंगल वर्ड नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि मान लो कि हमने कहा कि वर्क, या फिर हमने कहा गो, या फिर हमने कहा रिक्वेस्ट, यह एक सिंगल वर्ड है, ये सब क्या है, एक सिंगल वर्ड है। और एक सिंगल वर्ड का अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। कोई कहते हैं, किसी को हम बोलते हैं वर्ब है, हम किसी को बोलते हैं कोई नाउन है, हम किसी को बोलते हैं कि वो एडजेक्टिव है। यहाँ एक सिंगल वर्ड का
एक सिंगल वर्ड एक सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह, एक सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट की तरह काम कर रहा होता है। एक सिंगल वर्ड, जैसे हम बोलते हैं कि राम इज अ बॉय, ये एक सिंगल वर्ड एक ग्रामेटिकल यूनिट की तरह काम कर रहा है। ये ग्रामेटिकल यूनिट क्या है? यहाँ ये ग्रामेटिकल यूनिट सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। एक सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है। लेकिन जो फ्रेज है, फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। फ्रेज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि एक ग्रामेटिकल यूनिट की तरह काम कर रहा होता है और जिसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। अगर उसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया तो क्या हो जाएगा? क्लाउज हो जाएगा। ठीक, हमने क्या कहा? हमने कहा इट इज, अभी हम लिख सकते इट इज सच अ group of words, it is such a group of words it is such a group of words which act as certain parts of स्पीच, एक निश्चित पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम कर सकता है। हो सकता है वो एज ए नाउन काम कर रहा हो सकता है वो एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा हो सकता है एज ए एडवर्ब काम कर रहा हो। ठीक, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि एक सर्टेन पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम करता है एंड इट डज नॉट हैव it does not have its own subject and predicate, इसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। ठीक, अगर इसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया तो ये क्लाउज बन जाएगा, जो कि हमने पहले देख चुका है। तो क्लाउज और फ्रेज में बस इतना ही अंतर है। क्लाउज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। जो क्लाउज है, जैसे जो ये है, ये क्या करता है? ये भी क्या होता है? नाउन फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। तो ये जितने प्रकार के क्लाउज होते हैं, जैसे नाउन क्लाउज होता है, एडजेक्टिव क्लाउज होता है, एडवर्ब क्लाउज होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी उतने ही टाइप के क्या है? फ्रेज भी है, उससे ज्यादा ही फ्रेज है। तो बस यहाँ डिफरेंस क्या है? तो यहाँ नाउन फ्रेज भी हो सकता है, तो जो फ्रेज है ग्रुप ऑफ वर्ड जो नाउन की तरह भी काम कर सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है। हमने पहले क्या पढ़ा था कुछ देर पहले? जो क्लाउज है वो क्लाउज भी नाउन क्लाउज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लाउज हो सकता है, एडवर्ब क्लाउज। बस डिफरेंट क्या है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, और इसमें क्या है? अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, जस्ट एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक सर्टेन पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम कर रहा होता है। हो सकता है वो नाउन की तरह काम कर रहा हो सकता है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा हो सकता है वो वर्ब की तरह काम कर रहा हो। ठीक, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहां में दो सेंटेंसेस लिखे हैं। ठीक, दो सेंटेंसेस लिखे हैं। दे वेंट होम, ये एक मेन क्लॉज है। आफ्टर द मैच वाज ओवर, ये एक मेन क्लॉज हो गया, मेन क्लॉज। आफ्टर क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये जो हमें लिखा आफ्टर द मैच वाज ओवर, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि एक्ट कर रहा है, एक्ट एज एडवर्ब ऑफ टाइम, तो हम इसको एडवर्ब क्लॉज भी बोल सकते हैं। हम बोले दे वेंट होम, कब? व्हेन आफ्टर द मैच वाज ओवर। तो जो व्हेन का रिप्लाई होता है वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ये जो पूरा क्लाउज है ये एक सबऑर्डिनेट क्लाउज है जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो कि जो वेंट एक्शन है, जो वेंट है होम जाने का एक्शन वो कब होगा?
जब मैच खत्म हो जाएगा। तो ये वेंट एक्शन के टाइम को रेफर कर रहा है कि वो घर की ओर गया। कब गया था? दे वेंट होम। तो वो घर घर गया था। पास्ट में कब गया था? मैच खत्म होने के बाद। अब यहां हम लिख रहे हैं दे वेंट होम। दे वेंट होम आफ्टर द मैच। इसके बाद? मैच के बाद। यहाँ हमने जो द मैच लिखा है ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? इस प्रीपोजिशन का। अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि ये एक प्रीपोजिशन है और यहाँ हम बोल रहे थे ये आफ्टर एक कंजंक्शन है। क्यों बोल रहे थे? तो ये जो वर्ड हमने लिखा है इसके बाद हमने एक क्लाउज लिखा है। इसके बाद हमने क्या लिखा है? क्लाउज लिखा है। तो अगर हम आफ्टर वर्ड के बाद एक क्लाउज लिखेंगे तो हम इस आफ्टर वर्ड को एज ए कंजंक्शन ट्रीट करेंगे। बट अगर हम आफ्टर वर्ड के बाद सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लिखें, अब ये अकेला जो है एक नाउन है, ये सिंपली एक क्लाउज तो बन नहीं सकता। क्लाउज बनने के लिए हमको क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए और एक प्रेडिकेट चाहिए, और प्रेडिकेट बिना मैन वर्ब के नहीं बन सकता है। यहाँ कोई मैन वर्ब है ही नहीं। ये सिंपली एक नाउन है जो कि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ क्या है? द मैच हमारा सब्जेक्ट है। द मैच सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है। ये हमारा प्रेडिकेट है। बट यहाँ हमारे लिए एक सिर्फ नाउन है, इसके लिए कोई प्रेडिकेट हमने लिखा ही नहीं। तो ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या कहा? जो आफ्टर है वो कंजंक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है। इफ क्लाउज इज यूज आफ्टर इट, अगर इसके बाद क्लाउज लिखा है एक कंजंक्शन है। अगर इसके बाद क्या लिखा है? क्लाउज नहीं लिखा है, इसके बाद क्या लिखा है? सिंपली नाउन लिखा है। कोई नाउन लिखा है या फिर कोई प्रोनाउन लिखा है, क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा और ये प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक। तो हमने ये समझा कि जो आफ्टर है वो प्रीपोजिशन की तरह भी काम करता है और कंजंक्शन के तरह भी काम करता है। ठीक, ये हम समझ गए। अब हम देख सकते हैं ये जो क्लाउज है आफ्टर द मैच वर्ल्ड ओवर, ये भी इवेंट एक्शन के टाइम को रेफर कर रहा है कि वो कब घर गया था? मैच खत्म होने के बाद। और ये भी क्या कर रहा है? दे वेंट होम आफ्टर द मैच। ये भी क्या कर रहा है? ये भी क्या एडवर्ब ऑफ टाइम ही है। ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम ही है। ये भी वेंट एक्शन के टाइम को ही रेफर कर रहा है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये क्लाउज है और ये फ्रेज है। दोनों का काम सेम है। ये भी बता रहा है कि वो घर कब गया था, तो वेंट का एक्शन कब हुआ था? आफ्टर द मैच वाज ओवर। ये भी बता रहा है वेंट का एक्शन कब हुआ था? मैच के बाद। तो दोनों का मीनिंग सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि ये ग्रुप ऑफ ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, और ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो के पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है। ठीक, तो हम समझ गए। ये जो हमने लिखा है ये पूरा आफ्टर द मैच वाज ओवर, ये क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि वेंट एक्शन के टाइम को रेफर कर रहा है। ठीक, ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड एक एडवर्ब फ्रेज है। हम लोग समझ गए। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। पॉज कीजिए और लिखिए। तो हम ये लिख रहे हैं कि कुछ और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखे? दे have been playing in the park. They have been playing in the park. एक सेंटेंस हमने लिखा और दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? द ग्रेट वाइज मैन, द ग्रेट वाइज मैन हेल्प्ड मी, द ग्रेट वाइज मैन हेल्प्ड मी। ठीक, द ग्रेट वाइज मैन हेल्प्ड मी। और एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं। तो यहां अगर हम देखें हमने क्या लिखा? दे हैव बीन प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क, इन द
पार्क। तो यहाँ जो हमने ये लिखा है हैव बीन प्लेइंग, जैसे हम यहाँ लिखते राम इट्स अ मैंगो, ठीक। यहाँ क्या है, एक सिंगल वर्ड वर्ब है, क्या है, सिंगल वर्ड वर्ब है। बट यहाँ क्या है, ये पूरा वर्ड, एक ग्रुप ऑफ वर्ड किसकी तरह काम कर रहा है, ये हैव बीन प्लेइंग। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट एज वर्ब। ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड जो है एक सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट की तरह, एक सर्टेन पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम कर रहा है, जो कि क्या है, वर्ब है। तो इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रेज बोल रहे हैं। और चूंकि ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वर्ब फ्रेज। तो हम क्या बोल रहे हैं, वर्ब फ्रेज। यही तो दोनों क्या अंतर, यहाँ एक सिंगल वर्ड था जो कि वर्ब था, बट यहाँ एक ग्रुप ऑफ वर्ड वर्ब वही काम कर रहा है। ये भी वर्ब का ही काम कर रहा है, बट एक ग्रुप ऑफ वर्ड वर्ब का काम कर रहा था। क्या हो गया, वर्ब फ्रेज। बस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, एक सिंगल वर्ड है, बस इतना ही अंतर है। और दूसरा क्या है, अगर एक और एग्जांपल इसको मिटाते हैं, नहीं तो यहाँ लिख देते हैं, एक लिखते हैं he went home, ठीक। अब ये क्या है, went क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हम क्या पूछेंगे, he went where, he went where, ये where का रिप्लाई है, ये where का रिप्लाई है। ठीक उसी प्रकार जो यहाँ जो है they have been playing, कहाँ, they have been playing where, in the park, ये where का रिप्लाई है। तो where का रिप्लाई क्या है, यहाँ हमारा क्या है, in the park, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज। यहाँ एक सिंगल वर्ड था जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह काम कर रहा था, ही वेंट कहाँ, तो होम। यहाँ ये ग्रुप ऑफ वर्ड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड एक एडवर्ब है, इसलिए हम इसको क्या बोल दिए, एडवर्ब फ्रेज। तो बस यही डिफरेंस है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब हम लिख रहे हैं द ग्रेट वाइज मैन, द ग्रेट वाइज मैन, एक महान आदमी। अब इस वर्ड, ये पूरा जो फ्रेज हमने लिखा है, ये पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसका मेन वर्ड क्या है, नाउन है। इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक एडजेक्टिव लिखा है, वाइज। वाइज क्या है, कैसा आदमी, तो वाइज मैन। कितना वाइज, तो बहुत ज्यादा वाइज, ये हो गया एडवर्ब। और इस मैन को डिटरमिन करने के लिए हमने एक नाउन लिखा था। ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड, ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल दिए, नाउन फ्रेज। और यहाँ क्या, एक सिंगल वर्ड है, एक सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है। तो बस यही डिफरेंस है। यहाँ एक पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो कि एज ए ग्रामेटिकल यूनिट की तरह काम कर रहा है, जहाँ एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब एक नाउन की तरह काम कर रहा है। इसके पास अपना कोई सब्जेक्ट है नहीं है, ये सिंपली एक सब्जेक्ट है, बट इसके पास मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ वर्ब है, बट इस सेपरेट पार्ट का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्लाउज नहीं, ये एक फ्रेज है। हम समझ गए, ये क्लाउज नहीं है, इसके पास ये सिर्फ वर्ब है, बट इसके पास अपना सब्जेक्ट नहीं है। तो ये सिर्फ क्या हो गया, फ्रेज हो गया। अगर इसके पास अपना सब्जेक्ट होता, इसको क्या बोल देते हैं, क्लाउज बोल देते। तो यही डिफरेंस है। ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड किसकी तरह काम कर रहा है, नाउन की तरह काम कर रहा था, इसलिए हम इसको फ्रेज बोल दिया। बट यहाँ एक सिंगल वर्ड सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था। तो ये डिफरेंस हुआ, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, फ्रेज क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ग्रामेटिकल यूनिट या सर्टेन पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम कर रहा होगा। ठीक, तो हम लोगों ने फ्रेज पढ़ लिया। तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में।